गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि आधुनिक भारत की निःशुल्क सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो हमारे यूट्यूब चैनल डीआरपी क्लासेस पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसी क्रम में पुर्तगाली और डचों के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, और जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलो आगे इसी क्रम में हम चलते हैं। तो डचों के बाद भारत आने वाले थे डेन। डच और अंग्रेज के बाद क्या थे? डेन। और डेनों के बारे में बात करें तो ये क्या है, जैसा इसमें लिखा हुआ है आपके सामने, अंग्रेजों के बाद ये दिन है ना, दिन, ये दिन नहीं है, ये है डच, डेन, डेन है ये। अंग्रेजों के बाद डेन 1616 में ईस्वी में भारत आए। इनका खास कोई इतिहास है नहीं इतना, जिन्होंने तंजौर जिले के ट्रांकेबोर में 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सीलमपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की, और फिर 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां किसको बेच दी? ब्रिटिश कंपनियों को, और वे भारत से चले गए। जैसा कि मैंने बताया कि इनका कुछ खास इतिहास है नहीं, ये आए थोड़े समय के लिए और अपनी सारी फैक्ट्रियां किनको? ब्रिटिशों को बेच करके यहाँ से चले गई। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई, परंतु उन्होंने अपना व्यापार किसके साथ रखा? चीन के साथ। तो डेन वालों ने अपने व्यापार की जो रुचि दिखाई थी वो कहाँ दिखाई थी? चीन के साथ। तो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और आगे देखेंगे हम इसमें अब फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच और डेन। अगर इन सब में कोई भी शक्ति है अंग्रेजों के बाद जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, तो वो है फ्रांस। फ्रांस के सम्राट लुई 16 के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर द्वीप में पहुंचे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में क्या रहे? वो असफल रहे। फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में चला। इसके नायक फ्रैंको केरो था। इसके स्पेन का निवासी मरकारा भी था। देखिए, इसके साथ एक और आया था जो स्पेन का निवासी था, मरकारा। भारत में फ्रांसीसी की पहली कोठी कब बनाई गई? 1668 ईस्वी में। कहां पर? सूरत में स्थापित हुई। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना करने में क्या हुए? सफल हुए। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसी मद्रास के निकट, ये देखिए फ्रांसीसियों ने, ये होने नहीं है यहाँ पर, फ्रांसीसी ने मद्रास के निकट सांथोमी को ले लिया, लेकिन अगले साल उनका जल सेनापति, ये एक नाम है जल सेनापति, किसका है? ये फ्रांसीसियों का जल सेनापति है। किनका? ये फ्रांसीसियों का सेनापति है, फ्रांसीसियों का जल सेनापति। जल सेनापति कौन है? ये दी ला हे, नाम याद रखना, दी ला हे। आगे चलते हैं। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और बेलांग द लेस्पिने ने बलकुंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां, ये नाम याद रखना, शेर खां से एक छोटा सा गांव लिया और उस गांव को एक फ्रांसीसी बस्ती में स्थापित करके उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? पांडिचेरी रख दिया। जो आपको पांडिचेरी दिखाई देता है ना, वो।
1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिस बस्ती का प्रमुख हुआ, बस्ती मतलब पांडिचेरी का प्रमुख हुआ। डच ने 1653 ईस्वी में फ्रांसीसी से पांडिचेरी ले ली थी लड़ाई में, जो युद्ध हुआ। और फ्रांसीसियों ने वापस कब ले ली? 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि। कौन सी संधि के द्वारा? रिजविक की संधि। और ये रिजविक की संधि हुई कब थी? 1697 ईस्वी में। ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है जो और आपको याद रखना है। जब लौटा दिया था तो 1607, जब 1697 में लौटा दिया था, 1706 में या 1706 तक जो मार्टिन था, कौन? मार्टिन, वो क्या बना रहा था? यहाँ गवर्नर बन के रहा था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। कब तक? 1706 तक यहाँ का गवर्नर बना रहा था। और इस समय जो हम अगर पांडिचेरी की बात करें तो इसकी जो जनसंख्या थी वो करीब 40,000 थी। कितनी? 40,000 थी। ठीक है, 40,000। याद रखना इस चीज को। अगर इसके मुकाबले अगर बात करें, हम कंपैरिजन करके चलें कलकत्ता से, मतलब इधर रखें अगर हम पांडिचेरी को, और इधर रखें हम एक तरफ कलकत्ता। कलकत्ता, तो कलकत्ता की अगर बात करें हम तो देखिए यहां पर कौन संप्रभु में? फ्रांस। और इधर देखा जाए तो ये थे अंग्रेज। बताओ तो अंग्रेजों ने पहले बंगाल को ही गुलाम बनाना शुरू किया था। तो इसमें देखा जाए तो फ्रांस के कब्जे में पांडिचेरी और अंग्रेजों के कब्जे में है कलकत्ता। तो फ्रांस पांडिचेरी को कब्जे में करते हैं। इस समय इसकी जनसंख्या है 40,000। और वहीं उस समय कलकत्ता की अगर जनसंख्या की बात करें तो उस समय थी 22,000 जनसंख्या थी। तो जनसंख्या के मामले में कलकत्ता जो है क्या? कम था। लेकिन याद रखना बंगाल काफी उपजाऊ प्रांत था, इसलिए अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया था। आगे चलते हैं। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1676 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 92 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बसाई। एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, जो एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, मैंने भी आपको जैसा बताया कि अंग्रेज के बाद अगर फ्रांस में कोई महत्वपूर्ण शक्ति, वो सॉरी, भारत में अगर कोई यूरोपियन शक्ति जो महत्वपूर्ण है वो थे फ्रांसिस। तो अंग्रेज और फ्रांसिस दोनों अपने किसके लिए? व्यापारिक अधिकारों के लिए। तो मैं ऐसे हम बात करें कि जो ब्रिटिश और फ्रांसिस, ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो थे, उन दोनों का एक ही क्या था? उद्देश्य था उनका। और उनका एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था? व्यापारिक उद्देश्य। क्या उद्देश्य था उनका? व्यापारिक उद्देश्य। तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी दोनों ही व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भारत आए। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश और फ्रांसिस दोनों के मध्य यहां पर लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए। वो युद्ध होते कैसे हैं? क्योंकि वो उनका जो उद्देश्य था वो क्या था? व्यापारिक। और व्यापारिक उद्देश्य था, ये कौन सा उद्देश्य था उनका? ये प्रारंभिक या प्रथम उद्देश्य था उनका। प्रारंभिक उद्देश्य था व्यापारिक उद्देश्य। लेकिन बाद में अंततः उनका उद्देश्य जो हो जाता है वो हो जाता है राजनीतिक वर्चस्व का। राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है कि भारत में टिकना किसको है। अब अंततः भारत में राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों क्या हो गए? लिप्त हो गए। और इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें तो दोनों की दृष्टि इस क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति क्या थी? स्थापित करने की थी। और भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता ने इतिहास में इंग्लैंड एवं फ्रांस की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता को क्या कर दिया?
प्रतिबिंबित कर दिया, मतलब व्यापारिक उद्देश्य को छोड़ करके किसके, राजनीतिक उद्देश्य में लग गए। और राजनीतिक उद्देश्य में जब आ गए तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध होने लगे। और फ्रांसीसियों में जब युद्ध होने लगे तो युद्धों में कोई एक जीतेगा और कोई एक हारेगा। तो ये हार जीत का फैसला ही कर देगा कि भारत में किसकी शक्ति स्थापित होनी है, किसका वर्चस्व स्थापित होना है। तो ऐसे ही 3 युद्ध हमें फ्रांस और अंग्रेज ब्रिटिशों के बीच देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम काइनेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। तो 3 काइनेटिक वॉर होते हैं। उसी में पहला है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो 1740 से 1748। अब एक और चीज देखना, ये 1740 जो है ना, ये 1740 भी है कहीं कहीं। तो इस चीज को ये मत कहना कि ये 1740 कैसे है, तो वो 1740 है कैसे, ये भी समझना है हमें। तो देखिए 1740 से लेकर 1748 के बीच ऑस्ट्रिया में, कहा, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ता है। उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध छिड़ रहा है 1740। अब उत्तराधिकार मतलब किसके बीच था? वैसे भी 1740 और 1748 के मध्य में जो यूरोप की अधिकांश शक्तियां थीं वो मारिया थेरेसा के ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग राजवंश के उत्तराधिकार के मुद्दे के कारण क्या थी, संघर्षरत थी वो। अब होता क्या है देखिए, इस युद्ध ने फ्रांस, किसे, फ्रांस, प्रशिया, स्पेन, बवेरिया और अन्य यूरोपियों के साथ इस उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल हो गए। अब यहीं से लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में। यही लड़ाई आगे चलकर बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाती है, भारत में। और भारत के पर्पज में वो युद्ध होता है 1746 में। तो इसलिए याद रखना, ये 1746 और 1740 में यही अंतर है। इसका जो कारण था, वो कारण क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए युद्ध। और प्रथम कर्नाटक की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो पृष्ठभूमि क्या थी, उस पृष्ठभूमि को समझते हैं हम। प्रथम कर्नाटक वॉर की पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो प्रथम कर्नाटक वॉर की पृष्ठभूमि को ऐसे समझा जा सकता है, देखो, जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट, उस कोरोमंडल तट एवं इसके आंतरिक इलाके, तो देखा जाए, सॉरी, तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने बताया कि जो प्रथम कर्नाटक वॉर था, वो यह युद्ध ऑस्ट्रेलिया नहीं है जी बेटा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। और ये शुरू कैसे होता है, बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए। डुप्ले, देखिए डुप्ले इसका प्रथम पुर्तगाली प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर है। अब ये डुप्ले के पास एक तो किसका, अमेरिका का अनुभव था। जहां अमेरिका में उपनिवेश, जब अमेरिका उपनिवेश बनाया था इन्होंने, तब इसके पास अनुभव था, ये वहां पर उपस्थित था। अब इसने आकर के भारत में लाभ कमाने की, कैसे,
भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके, किसके हस्तक्षेप करके? भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके लाभ कमाना चाहा। तो समझ में आया, डुप्ले ही वही व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं के मामलों में आंतरिक हस्तक्षेप करके या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके लाभ कमाने की कोशिश की। इसी का परिणाम आगे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैप में ऑस्ट्रिया को समझते हैं। तो मैप में ये रहा आपका ऑस्ट्रिया, इसमें दिखाई दे रहा है अच्छे से। देखिए बेटा, जब हम किसी मैप का अध्ययन करें, स्टडी किया करें, तो उसमें एक चीज देखिए करो, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के पास सीरिया है, स्टीरिया है, ये सब जितने भी आपको देश दिखाई दे रहे हैं, तो हमें एक एक देश को बड़े अच्छे से देखना होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, इटली है, तो हंगरी है। तो इन देशों का अध्ययन हमें, ये नहीं है कि सिर्फ हमने ऑस्ट्रिया देखा, ऑस्ट्रिया देख करके खत्म, नहीं। इनके जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इन सभी देशों की हमें नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। जैसे जर्मनी है, इतिहास में काफी इंपोर्टेंस रखता है, स्विट्जरलैंड है, काफी इंपोर्टेंस रखता है। तो ऑस्ट्रिया देख लिया हमने। तो कभी भी आप मैप पर अध्ययन क्या करो, तो सिर्फ उसी चीज को मत देखा करो, उसके आसपास भी देखा करो कि किस किस की बाउंड्री किस किस से लग रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसी में हम। मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुडोन ने, तो अच्छा, लाबुडेन से सहायता मांगी। लाबुडेन ने अपने 3,000 सैनिकों के बेड़े के साथ कोरोमंडल तट पर पहुंचकर और मद्रास पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। सेंट थोम का युद्ध, ये सेंट थोमे। हाँ, एक और चीज याद रखना, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई ना कि प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थोमे के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक के युद्ध में यह सर्वप्रमुख युद्ध यदुवंशी सेना एवं नवाब था अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया, जिसमें नवाब की सेना क्या होती है? पराजित होती है। आगे चलते हैं। यूरोप में एला सापिल की संधि से ऑस्ट्रिया का युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो अब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। ये एला शापिल की जो संधि थी, ये होती है 1748 ईस्वी में, याद रखना। अब जैसे ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ, तो यहाँ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब इस प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण समझ में आ गया आपको। अब परिणाम भी समझ लेते हैं इसके। तो परिणाम समझते हैं इसके। तो परिणाम को ऐसे समझा जा सकता है। पहला परिणाम ऐसे समझ के चलना, देखो, अनवरुद्दीन जो था, ये कौन है? नवाब। और इस अनवरुद्दीन की जो सेना थी, इस सेना को समझ के चलना, ये सेना थी 10,000 की सेना। और वहीं जो फ्रांसिस की जो सेना थी, जो फ्रांसिस सेना थी, वो किसके अधीन थी? फ्रांसीसी सेना। चलो ऐसे देखते हैं, फ्रांसीसी सेना वो किसके अधीन थी? कैप्टन पैराडाइज। जिसमें सेना में कौन कौन शामिल था? 230 फ्रांसीसी प्लस 700 भारतीय सैनिक शामिल थे। 700 भारतीय सैनिक शामिल थे। इधर आ जाओ, यहां है नवाब अनवरुद्दीन। रुद्दीन है, ठीक है। इसकी सेना थी 10,000। अब एक बात बताओ,
230 तो ये, 700 ये, कुल मिला के हो गए 930। कहाँ 930 की सेना और कहाँ 10,000 की सेना? तो ये सेना और इस सेना के बीच जब युद्ध होता है तो 10,000 वाली सेना हार जाती है और 930 वाली सेना जीत जाती है। अब जैसे ही ये सेना किसकी, फ्रांसीसियों की सेना जीतती है, तब क्या होता है, फ्रांसीसी सेनाओं के जीतने के बाद ये समझ में आ जाता है कि फ्रांसीसी सेना मजबूत है और उसने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करेगा अब आगे। अब एक और चीज देखिए, अब आगे समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे क्या, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो परिणाम समझ में आया। परिणाम ये था कि जब 10,000 वाली सेना फ्रांसीसी सेना 930 उसको हरा देती है तो इससे फ्रांसीसियों का क्या वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो आगे चलते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर पृष्ठभूमि देखें तो देखो, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की नींव जो है ना, वो पड़ती कहां से है, वो पड़ती है एंग्लो एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदता प्रतिद्वंदता इसके कारण पड़ती है। तो पृष्ठभूमि में अगर बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो नींव डलती है वो भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदता के कारण रखी गई थी। ठीक है, अगर हम आगे बात करें इसी में, जैसे ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद भारत में, एक बात बताओ, युद्ध समाप्त कब हो रहा है, 1748 में, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो रहा है शुरू 1749 में। 1749 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हो रहा है, 1749 में। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में अधिक समय तक शांति नहीं रही थी। अगली पृष्ठभूमि में पॉइंट की बात करें तो वो था 1748 में जो दक्कन के मुगल गवर्नर जो थे, दक्कन के मुगल गवर्नर एवं हैदराबाद के अर्ध स्वतंत्र नवाब निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। समझ में आया। तो दक्कन के मुगल गवर्नर एवं हैदराबाद के अर्ध स्वतंत्र नवाब निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही निजाम उल मुल्क की मृत्यु होती है तो निजाम की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हो जाता है, गद्दी खाली होगी भाई। अब गद्दी खाली होगी तो इस पर कोई बैठेगा भी। तो इसके बाद क्या होता है, फ्रांसीसी जो थे वो इस पर अपना उम्मीदवार बैठाना चाहते थे जिससे कि वो उनकी बात माने। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेसिस क्या करता है, वो प्रथम कर्नाटक युद्ध में सफलतापूर्वक जब फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर चुका था पहले, कौन, डुप्लेसिस, तो यहां पे डुप्ले, जो डुप्ले है वो करता क्या है, वो डुप्ले मदद करता है। वो मदद किसकी करता है, जब निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जब कर्नाटक के नवाब, यहां समझना, कर्नाटक के नवाब, कर्नाटक के नवाब कौन थे, नाम भी बड़ा अच्छा है, दोस्त अली। कर्नाटक के नवाब दोस्त अली का एक दामाद था कि दामाद चंदा साहिब,
अब ये चंदा साहिब जो थे ये कब्जे में थे मराठों के। अब मराठे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, रिहा कर दिया, इसे छोड़ दिया। अब जैसे इसको छोड़ा जाता है तो हैदराबाद के निजाम, अब हैदराबाद का जो निजाम है उसका एक पुत्र था, किसका, निजाम उल मुल्क, जो हैदराबाद का निजाम था इसके पुत्र, इसका एक पुत्र था जिसका क्या नाम था, नासिर जंग, नासिर जंग। अब जब नासिर जंग को हैदराबाद की राजगद्दी पर बिठाने, मतलब नासिर जंग को जब हैदराबाद की गद्दी पर बिठाने के लिए जब ऐसे ही ये बैठा, तो इधर देखिए कौन, नासिर जंग गद्दी पर बैठा, क्योंकि कहते हैं ना पिता के बाद पुत्र गद्दी पर बैठेगा। तो नवाब का जो प्रपुत्र था, प्रपुत्र, नवाब का जो प्रपुत्र था उसका नाम था मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। वो क्या करता है, इनका विरोध करता है। किसका विरोध कर रहा है, इस नासिर जंग के गद्दी पे बैठे जाने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। उसने यह कहा विरोध करते हुए कि हैदराबाद की राजगद्दी पर अपना दावा पेश किया है, तो मुगल सम्राट ने उसे हैदराबाद के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। मतलब इसे, किसे, मुजफ्फर जंग को हैदराबाद, मुजफ्फर जंग को जो मुगल सम्राट थे ना, उन्होंने क्या किया था, हैदराबाद का गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। अब इसके बाद देखिए होता क्या है, गौर से देखना कि निजाम उल मुल्क को, देखो ऐसे समझो, जब अनवरुद्दीन, सॉरी अनवरुद्दीन अनवरुद्दीन 1743 में जब कर्नाटक का नवाब बनता है, कर्नाटक का नवाब, तो अनवरुद्दीन जब बनता है, और अनवरुद्दीन था कौन, ये निजाम के अधिकारियों में से एक था, निजाम के अधिकारियों में से एक था, कौन, अनवरुद्दीन। और अनवरुद्दीन की नियुक्ति चंदा साहब को, अब इसकी जो नियुक्ति थी, किसकी, अनवरुद्दीन की जो नियुक्ति थी, इसका विरोध करता है चंदा साहब। कौन करता है, चंदा साहब इसका विरोध कर रहा है। थोड़ा इनको लिखते चलिएगा कि कौन किसका विरोध कर रहा है। तो चंदा साहब जो कर्नाटक का एक पूर्व नवाब, अब दोस्त अली का दामाद, भाई चंदा साहब कर्नाटक के पूर्व नवाब, दोस्त अली का क्या था, दामाद था। तो 1741 में मराठों द्वारा त्रिचुरपोली में घेरा डाल दिया जाता है, तो फ्रांसीसी प्रभावी सहयोगी थे, कौन, मराठा। अब देखिए होता क्या है, यहां चलते हैं हम, प्रथम हो ही गया, द्वितीय देखिए। अब निजाम उल मुल्क आसफ जहां की मृत्यु 1748 ईस्वी में हो गई, जिससे उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसी समय चंदा साहब को मराठों द्वारा रिहा कर दिया गया। निजाम का पुत्र नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु उसके भांजे मुजफ्फर जंग ने उसके दावे पर चुनौती दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उनके बहनोई चंदा साहब के बीच क्या होता है, विवाद होता है। डुप्ले ने इस अनिश्चित व्यवस्था से राजनीतिक लाभ उठाने की सोची, यहाँ पे लाभ उठाने की सोच रहा है, मैंने कहा था ना कि आगे जाके ये युद्ध का कारण बनता है। तो तथा मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम तथा चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपनी सेना द्वारा सहायता देने का वचन दिया। तो यहां से इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना कि जो डुप्लेसिस है वो हैदराबाद का निजाम तथा चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब, इधर मुजफ्फर जंग की और इधर चंदा साहब की मदद कर रहा है, कौन, डुप्लेसिस।
वो वचन दे रहा है कि मैं आपको नवाब बना के ही मानूंगा, अपना काम तो करना ही रहा। बुड़बक समझा है इसने। अब आगे देखते हैं। अब होता है अंबूर का युद्ध, इसी बीच पढ़ते हैं। अंबूर का युद्ध, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और दुबली, ये दुबली नहीं है, डुप्ले, ये क्या है, डुप्ले, दुबली नहीं है ये यार, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। यह युद्ध मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन के खिलाफ लड़ा, जिसमें अनवरुद्दीन पराजित करके मार दिया गया। अनवरुद्दीन का पुत्र उत्तराधिकारी मोहम्मद अली ने भाग करके त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। तो इन्होंने मिलकर क्या किया, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने अकाट को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। किन्होंने, इन्होंने अकाट को अपनी राजधानी बना करके शासन करना स्टार्ट कर दिया। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांवों का अनुदान दिया। इतनी जल्दी दान दे देते थे जैसे कि मान के चलो कि कुछ दे ही नहीं रहे। इसी क्रम में अंग्रेजों ने नासिर जंग का पक्ष लिया। अब अंग्रेज तो विपक्ष में जाएंगे ना भाई, अंग्रेज विपक्ष में क्यों जाएंगे, क्योंकि उन्हें फ्रांसीसियों को भगाना है यहां से। तो इसी क्रम में अंग्रेजों ने नासिर जंग का पक्ष लिया। नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से दिसंबर 1750 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और जिंजी नदी के तट पर इन्होंने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब देखो, जब अंग्रेज इन तीनों की, किन तीनों की, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसी की संयुक्त सेना को पराजित कर रहे हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि अंग्रेजों की सेना फ्रांसीसियों से ज्यादा शक्तिशाली है। समझ में आया। आगे देखो, पांडिचेरी की संधि। तो जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध वो पांडिचेरी की संधि के साथ क्या हो रहा है, समाप्त हो जाता है। इस संधि के द्वारा अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दी गई उपाधियों को त्याग दिया तथा भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का क्या किया, वादा किया कि भाई हमें इन भारतीय राजाओं के झगड़े से कोई मतलब नहीं है, हम अपना व्यापार करने आए हैं और यहाँ पर हम व्यापार करेंगे। इस प्रकार कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ और अंत में अंग्रेजों का प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। अब देखो, अंग्रेजों ने अपने किसको, अपने व्यक्ति को जो अपने सपोर्ट में था उसे, मोहम्मद अली को नवाब बना दिया। अब नवाब बना दिया तो इससे क्या हुआ, जो फ्रांसीसी चंदा साहब और उनको बनाना चाहते थे तो वो नहीं बन पाए। तो इससे अंग्रेजों की शक्ति की प्रभुसत्ता स्थापित हो रही है धीरे धीरे। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तृतीय कर्नाटक का युद्ध। पांडिचेरी की संधि अस्थायी थी क्योंकि इसका अनुसमर्थन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था, लेकिन इसी बीच 1756 ईस्वी में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, 1756 से 1763 तक। ठीक है। 1757 में एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया तथा 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, ये याद रखना है नाम, चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार और पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। तो फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों से उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और लाली ने क्या कर दिया, लाली लाला क्या कर रहे हैं देखिए, लाली ने कर दिया फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। अब लड़ाइयां तगड़ी स्टार्ट होने लग जाएंगी, अब यहां पर ये हारने लग जाएंगे। तो आगे देखिए, जनरल आयरे, ये कौन है जनरल आयरे, ये अंग्रेजों का सपोर्टर है, ये अंग्रेजों का जनरल है, अंग्रेजों का। जनरल आयरे ने काउंट डी लेली के नेतृत्व वाली सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया और 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण किए जाने से पूर्व 8 महीने तक लेली बहुत लड़ा बेचारा, क्या करे, मरते मरते मर गया। इतनी रक्षा करने की कोशिश की बंदे ने, पर 8 महीने बाद मर गया, की गई थी। तथा ललित नहीं है, ये लाली ही है। इसको बंदी बना करके लंदन ले जाने के पश्चात 1766 में से मृत्यु दंड दे दिया गया। तो आगे पढ़ते हैं हम इसी में।
तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की शांति संधि 1763 के साथ समाप्त हो जाता है, जिसके तहत पुदुचेरी एवं चंद्रनगर पुनः फ्रांसीसियों को दे दिए गए, लेकिन वह उन क्षेत्रों में केवल व्यापारिक गतिविधियां ही कर सकते थे। अब राजनीतिक गतिविधियां उनकी सीमित कर दी गई। भारत में फ्रांसीसी कारखानों को बाहर नहीं है, ये बहाल कर दिया। ठीक है, याद रख लेना, बहाल कर दिया। लेकिन युद्ध के बाद फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव समाप्त हो गया। इसके पश्चात फ्रांसीसी भारत में अपने समकक्ष पुर्तगाली एवं डच डच की तरह छोटे क्षेत्रों पर तथा वाणिज्य तक ही सीमित रह गए, और अब भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति ही बन गई। अब यहां से सभी यूरोपीय शक्तियां हार जाती हैं और अंग्रेजों की शुरुआत होती है। अब अंग्रेज भारत को गुलाम बनाना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, और इसकी शुरुआत हम आने वाली क्लास 1757 का प्लासी के युद्ध, जिसमें हम बंगाल से स्टार्ट करेंगे, और बंगाल में पढ़ते हैं प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध तथा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। तो इसका लास्ट टॉपिक है कि फ्रांसीसियों की हार के कारण क्या थे। पहली बात, ब्रिटिश जो पक्ष था वो कम सरकारी नियंत्रण में था, जबकि फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो पूरी तरह सरकारी कंपनी थी। बेहतर ब्रिटिश नौसेना, तो मैंने पुर्तगालियों में बताया था कि ब्रिटिशों की जो नौसेना शक्ति थी वो काफी बड़ी थी तथा बड़े शहरों पर ब्रिटिशों का नियंत्रण था, मतलब बंगाल पे था, और बंगाल एक उपजाऊ उस समय सामरिक महत्व का प्रांत था। ब्रिटिश आर्थिक रूप से शक्तिशाली थे तथा श्रेष्ठतर ब्रिटिश कमांडर थे इनके पास, रॉबर्ट क्लाइव। आगे जाके हम पढ़ेंगे बंगाल में इन सब के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा भारत में यूरोपियों का आगमन टॉपिक खत्म होता है। तो जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास ना देखी हो तो यूट्यूब पर डीआरपी क्लासेस चैनल है हमारा यूट्यूब, तो उस पर जाके देखिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को इसी प्रकार से अगर फ्री क्लासेस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब आने वाली क्लास बंगाल, ये बेटा हमारी क्लासेस होगी 7 जून को आपके YouTube चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी।